नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज के इस मध्यकाल की खास चर्चा में। आज की खास चर्चा है मोहन सरकार की प्राथमिकता शुद्ध पेयजल की हो उपलब्धता। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज प्रदेश में स्वच्छ जल अभियान का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य प्रदेश के नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और सतत जल उपलब्धता सुनिश्चित करना है। अभियान के तहत जल स्रोतों की सफाई, नदियों, तालाबों का संरक्षण, भूजल संवर्धन और जल अपव्यय रोकने पर विशेष फोकस रहेगा। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में जन भागीदारी के माध्यम से इसे जन आंदोलन का स्वरूप देने की तैयारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शुभारंभ कार्यक्रम में यह संदेश देंगे कि स्वच्छ जल केवल सरकार की नहीं, समाज की साझा जिम्मेदारी है। अभियान के दौरान स्कूल, कॉलेजों, पंचायतों, नगरीय निकायों और स्वयंसेवी संगठनों को जोड़ा जाएगा। साथ ही जल संरक्षण से जुड़े नवाचारों और स्थानीय समाधान मॉडल को भी बढ़ावा दिया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह अभियान विकसित मध्य प्रदेश के विजन को और मजबूती देगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम साबित होगा। यह अभियान पूरे प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में एक साथ संचालित किया जाएगा। अभियान में नगर पालिका निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायतों के अध्यक्ष, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, नगरीय प्रशासन और लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के राज्य एवं जिला स्तर के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसमें जुड़ेंगे। अभियान का मुख्य उद्देश्य सभी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल गुणवत्ता का व्यापक परीक्षण करना है। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव स्वच्छ जल अभियान का औपचारिक शुभारंभ यहाँ पर करने वाले हैं, जिसका उद्देश्य है नागरिकों को स्वच्छ, सुरक्षित और पेयजल देना, शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हो। सरकार का ये अभियान है। इस पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, उससे पहले परिचय करा देते हैं उनसे। वरिष्ठ पत्रकार के एस शाइनी हमारे साथ इस खास चर्चा में हमारे साथ जुड़ गई है। बहुत स्वागत है के शाइनी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी के साथ पूर्व राष्ट्रीय नोडल अधिकारी पेयजल सुरक्षा सुधींद्र मोहन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सुधींद्र जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। के शाइनी जी, सबसे पहले चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का स्वच्छ जल अभियान है, इसकी शुरुआत यहाँ पर हो रही है। सरकार इसे जन आंदोलन बनाने का यहाँ पर दावा कर रही है। अब वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि अब आप इसे नीतिगत बदलाव मानती है या पहले से जो योजनाएं चलाई जा रही है उनकी रीब्रांडिंग यहाँ पर की जा रही है, कैसे देखती है आप इसे? साक्षी जी, आस्तिपर्द है कि मतलब इस तरह के आंदोलन या योजनाएं बनानी पड़ रही है। स्वच्छ जल देना बेसिक नीड है एक समाज में। आपको स्वच्छ जल देना, क्या अभी सरकार जागी है? आप देखिए, इंदौर में इतना बड़ा हादसा हो गया। आपने देखा होगा वीआईटी कॉलेज में कई बच्चे बीमार, स्टूडेंट्स बीमार पड़े थे टाइफाइड से, वो भी पानी के, गंदे पानी के वजह से हुआ। इंदौर में कहा जाता है सेम हेल्पलाइन में 2 साल से इस तरह की चीजें लिखी जा रही थी कि पानी साफ नहीं आ रहा है। तो अब सरकार जाग रही है। इतने समय तक क्या कर रही थी सरकार? एक बेसिक चीज होता है कि स्वच्छ जल जो है वो हर व्यक्ति का नीड है। पानी के बिना तो जीवन नहीं है। तो स्वच्छ पानी का अगर आप शहरों में, इंदौर जैसे जो मतलब कहते हैं क्लीनेस्ट सिटी है, देश का क्लीनेस्ट सिटी है, तो वहां पे अगर स्वच्छ जल नहीं मिल रहा है और सीवेज का पानी मिल रहा है उसमें से, तो ये सरकार की लापरवाही दिखती है। और इस तरह के योजनाएं बनाने से काम नहीं चलता है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके लिए जो भी इसके लिए एक निश्चित तौर पर रेस्पॉन्सिबिलिटी तय करना होगा कि इस तरह के हादसे क्यों हो रही है। कोई आंदोलन करने से नहीं, सरकार तो की जिम्मेदारी है ये। तो ये तो बहुत शुरू से होना चाहिए और इसमें कहीं पे कोई आप इफ एंड बट नहीं लगा सकते कि पहले ऐसा था अब हम कर रहे हैं और आगे हो जाएगा। और ये तो इसमें तो जवाबदारी बनती हो। और मुझे लगता है कि ठीक है, योजना बनानी है, करना है। जल का जो स्रोत है, जो सफाई है, नदियों की सफाइयां हैं, जल स्रोत की सफाइयां हैं, ये तो होना चाहिए, इस पे योजनाएं बन सकती है। लेकिन जो बेसिक चीज है, जनता को जो पानी मिलना, साफ पानी नल जल से जो वो है, तो उसमें सरकार को ये योजनाओं के तहत आप इसको छुपा नहीं सकते। ये एक तरह का डाइवर्शन है, एक तरह से अटेंशन हटाने की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। सुधींद्र जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधींद्र जी, शाइनी जी ने सही कहा, बेसिक नीड होती है स्वच्छ जल, हर किसी को मिले, ग्रामीण हो, शहरी नागरिक हो, कोई भी हो। इस प्रकार के आंदोलन के, इस प्रकार के अभियान की क्या जरूरत पड़ रही है, कैसे देखते हैं आप इसे? जी, इस तरह के आंदोलन शब्द से मैं ज्यादा 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 क्या इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब भी सरकार कोई नई दिशा में या किसी अपने संकल्प के प्रति जागरूक होती है,
तो वो उसको शासकीय कार्यक्रम के द्वारा और शासकीय कार्यक्रमों की विभिन्न नामावलियों के द्वारा उसको एक्सपोज करना चाहती है और एक ब्रांडिंग भी करना चाहती है। पॉलिटिकल साइड हो सकता है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव साइड है इसका, वो इसमें महत्वपूर्ण है। जैसे आप देखें भारत में, क्योंकि मैं भारत सरकार में रहा हूं, तो वहाँ की स्थिति मुझे पता है। पूरे भारत में जो हमारा सबसे पहले प्रोग्राम शुरू हुआ था ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई का, दैट्स कॉल्ड, उसको बोलते थे ARWSP, एक्सिलरेटेड रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम। अब ये एक्सिलरेटेड जो शब्द है ना, मतलब हम और तेजी से करेंगे रूरल वाटर सप्लाई प्रोग्राम, तो ARWSP उसका नाम हुआ। लेकिन बाद में जब एक्सेलरेशन पूरा हो गया और अल्टीमेटली हमने देखा कि हम काफी हद तक कुछ गांव तक पहुंच गए हैं, बहुत कम गांव बचे हैं, थोड़े बहुत गांव बचे हैं, ऐसा हमने माना। और उसके बाद हमने उस प्रोग्राम का नाम चेंज करके किया नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, NRDWP। और NRDWP चलता रहा 2014 तक। उसके बाद में जब सरकार बदली तो उन्होंने अपनी नई प्राथमिकता तय की भारत सरकार में, और उसका नाम दे दिया जल जीवन मिशन। अब ये देखना महत्वपूर्ण है कि अब हम मिशन मोड में काम करना चाहते हैं, हम प्रोजेक्ट में नहीं काम करते हैं, हम प्रोग्राम में नहीं है, मिशन मोड में है। ये सब इच्छाएं इस नाम से जाहिर हो जाती। तो जब हम आंदोलन बोल रहे हैं, तो आंदोलन के पीछे भी सरकार की कुछ मंशा होगी कि ताकि लोग इसमें ऑनरशिप ले, लोग समझें कि ये हमारा कार्यक्रम है, लोग समझें कि ये हमारी खुद की इसमें भागीदारी होना चाहिए। तो ये इस तरह से नामकरण कोई गलत नहीं है, नामकरण बिल्कुल ठीक है। और ये भी जरूरी है कि इसमें जन भागीदारी कितना होनी चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा से इस बात का पक्षधर रहा हूं, जब सरकार में था तब भी, कि जन भागीदारी केवल उतनी ही होनी चाहिए जहां पे जनता को अपने निर्णय लेने की सुविधा हो। ऐसा नहीं होना चाहिए जन भागीदारी के नाम पे हम बहुत सारी जिम्मेदारियां उनके ऊपर डाल दें। जिम्मेदारी सरकार की ही होना चाहिए, और मेरा हमेशा से ये मत रहा है कि सरकार उन प्रोग्राम्स को लीड करे जिनको शासन नीति, मतलब शासन उन उसमें नेतृत्व ले सभी योजनाओं में, और शासन अपना काम करे। भागीदारी इतनी हो कि जो भी जनता है, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो चाहे शहरी क्षेत्र में हो, वो निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र भी हो, और उसके शासन के जो निर्णय है उस पे इनकी मुहर लगे, जो जनता है उसकी। अब ये कैसे इंटीग्रेट होगा, ये कैसे इस फॉर्मेट में आएगा, ये देखना बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन यादव जी का जो इनिशिएटिव है वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन उसमें उनको ये इंटीग्रेट करना पड़ेगा कि जनता अपनी ऑनरशिप किस तरह से लेती है। मैं आपको बताऊं, एक प्रोग्राम जो भारत सरकार का था, उसको बोलते थे हम ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी पायलट्स, पेयजल सुरक्षा, जिसका मैं मुख्य अधिकारी हुआ करता था पूरे देश के लिए। उसमें हमने जन भागीदारी सुरक्षित इस तरह से करी कि जो हमारी पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन थी, जो NGOs थी, उनको पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद उन्होंने जनता को ट्रेन किया, फिर उसको उसमें इन्वॉल्व किया। तो इसमें जो ट्रेनिंग पार्ट है, जो कैपेसिटी बिल्डिंग पार्ट है जनता का, वो बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम उनको बहुत ज्यादा हाईटेक कुछ इंफॉर्मेशन दे दें, लेकिन जो सॉफ्ट स्किल्स होती हैं कि आपस में साथ में मिलकर कैसे काम करें। पानी का सब्जेक्ट कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि उसमें आप किसी की जन भागीदारी के नाम पे हमने खाली सड़क के पैसे दे दिए, किसी ने सीमेंट दे दी और सड़क बन गई। जल बहुत ज्यादा टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो उसके साथ जो टेक्निकलिटीज आती हैं, उन टेक्निकलिटीज का पता जनता को होना चाहिए। अब जनता में जो स्वयंसेवक आगे आते हैं, जो अपने मोहल्ले के लिए, अपने वार्ड के लिए, अपने गांव के लिए, पंचायत के लिए काम करना चाहते हैं, तो सरकार से मेरी यही अपेक्षा है मोहन यादव जी से कि जन आंदोलन का नाम आपने दिया है, बहुत अच्छा है, लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग, इसका भी एक बड़ा इन्वॉल्वमेंट, बड़ा हिस्सा होना चाहिए, जो अभी तक मुझे नहीं दिखता है। भारत सरकार के जितने टेम्पलेट्स बनते हैं, भारत सरकार की जितनी गाइडलाइंस बनती हैं, उनमें जरूर ये होता है, लेकिन राज्य सरकारों के लेवल पे ये ठीक से नहीं हो पाता है। और इसका कारण ये है कि उसमें हमारे यहाँ पे ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान राज्य सरकारों में नहीं दिया जाता, उसको बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं माना जाता। ये माना जाता है कि हाँ, हमने बता दिया कि आपको अपने गांव के लिए काम करना है, लेकिन क्या काम करना है, कैसे काम करना है, गांव में भूजल की क्या स्थिति है, मेरे शहर में पाइपलाइन की क्या स्थिति है, पाइपलाइन का डायमीटर क्या होना चाहिए, पाइपलाइन का मटेरियल क्या होना चाहिए, यहाँ तक की जानकारी जब जनता के पास होगी, और जनता फिर उसमें अपने आप को कैपेसिटी उसकी बिल्ड होगी, और वो आत्मविश्वास के साथ काम करेगी, वो इंजीनियर को पकड़ के बोल सकती है कि सर, ये आपने जो पाइपलाइन डाली है इसका डायमीटर ठीक नहीं है,
ये जो आपने पाइपलाइन डाली है इसका इसका ठीक मटेरियल है। ठीक नहीं है। ठीक है आपको सुधींद्र जी, जी जी, थोड़ा तो सा जो ट्रेनिंग का शाइनी जी हिस्सा से भी उसमें जरूर समझने होना का हम चाहिए। प्रयास करेंगे। जी शाइनी जी देखिए, जी पेयजल गुणवत्ता की यहाँ पर बात हो रही है, परीक्षण कराने की यहाँ पर बात हो रही है, तो देखिए कितना यहाँ पर जन भागीदारी की भी यहाँ पर सुधींद्र जी ने यहाँ पर देखिए अब बात करी है। अब इंदौर का मामला हम सभी को पता है, भागीरथपुरा में क्या हुआ सब जानते हैं, लेकिन आज भी कई जगह पर फ्लोराइड, आयरन, नाइट्रेट युक्त पानी की शिकायतें आज भी मिलती है। ऐसे में ये जो अभियान चलाया जा रहा है, ये वास्तविक समस्या का समाधान करेगा या फिर जागरूकता तक ही सीमित रह जाएगा? साक्षी जी देखिए, अभी जैसे शर्मा जी ने भी बताया कि जल इस तरह के मिशन कई सालों से चल रहा है, ये कोई नई चीज नहीं, सिर्फ नाम बदला है। तो अगर नाम बदलना ठीक है, आपने अपने जो भी एक मोटिवेशन देने के लिए या कुछ एक नया स्कीम लाने के लिए आपने उसका नाम चेंज कर देते हैं, लेकिन जो इस तरह की चीजें हो रही हैं जो इस तरह से, तो पुराने जो मिशन चल रहे थे वो क्या कामयाब नहीं थे? उसमें क्या फ्लॉज है, क्यों नहीं हो पा रहा है, क्यों इस तरह से दूषित पानी मिल रहा है? कहीं पे फ्लोराइड है, कहीं पे कई बीमारियां जो है वो इस 21st सेंचुरी में कम से कम हमारे देश में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने आप को एक विकसित देश या विश्व गुरु की तरफ जाने की बात कर रहे हैं, और उस टाइम हमारे यहाँ अगर जनता जो है कॉलेरा से या टाइफाइड से इस तरह की बीमारी मर रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी सैड थिंग। आप इस चीज को नहीं वो इग्नोर कर सकते कि हमने इतने सालों से जो मिशन चला रहे हैं वो कहाँ पे उसका क्या रिजल्ट आ रहा है, क्यों इस तरह की। अब जनता के हाथ में तो नहीं, आज जैसे शहरों में पानी का पाइपलाइन डला हुआ है, तो क्या जनता जाके उसमें देखेगी कि पाइपलाइन किस साइज का है, कहाँ से डला है, क्या डला है? ये तो अधिकारियों का काम है, इंजीनियर्स का काम है देखना। तो अगर उस पाइपलाइन और सीवेज लाइन कहाँ से जा रहा है, क्यों पानी मिक्स हो जाता है, तो ये सब चीजें जो है वो जनता नहीं कर सकती, क्योंकि जनता का तो उसमें एक्सेस ही नहीं है उस चीज का। तो जहां तक इसमें जो अधिकारी है, इंजीनियर्स हैं जो इसका पाइपलाइन डालते हैं, उनको इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि अगर कहीं पे भी कोई इस तरह का कोई घटना होती है या जनता ये बताती है कि वहां से शिकायत आती है कि मतलब हमारे यहाँ इस तरह के दूषित पानी आ रहा है, तो इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया जाए। इंदौर में जैसे अभी हादसा हो गया उसके बाद भी अभी भी कहते हैं कि शुद्ध पानी नहीं मिल पा रहा उनको। तो आप देखिए कि हमारी सारी योजनाएं कितने विफल रहे हैं, कहाँ पे कहीं कोई एक तरह से जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं, सब एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं जिम्मेदारी, लेकिन खुद इस चीज को मानने के बजाय कि भाई हमारे यहाँ कहीं ना कहीं कुछ फ्लॉज है हमारे योजनाओं में, हमारे कार्य करने की प्रणाली में कहीं प्रॉब्लम है। तो इन सब चीजों पे मेरे ख्याल से ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि नाम बदलने में और नए नाम रखने में। बिल्कुल सुधींद्र जी, वही बड़ा सवाल खड़ा होता है, जिम्मेदारी जी किसकी है? जन भागीदारी आपने जी बोल दिया, बिल्कुल। आप इसे आंदोलन का नाम दे रहे हैं, आपने योजना का नाम बदल दिया, आपने नया अभियान शुरू कर दिया, जिम्मेदारी कौन जी तय करेगा? योजनाएं आ रही है, क्रियान्वयन सही से हो नहीं रहा है, लोगों की यहाँ पर मौत हो रही है, उन्हें स्वच्छ पेयजल जो एक बेसिक नीड होती है वो नहीं मिल रहा है। इस तरह के अभियान जी अगर चलाए जा रहे हैं तो इसका तो कोई जी रिजल्ट ही नजर नहीं आ रहा, तो फिर इस तरह के अभियान चलाने का यहाँ पर अर्थ क्या है? नहीं, देखिए, जिम्मेदारी तो मैं शुरू से कह रहा हूँ कि शासन नीति मतलब शासन की लीडरशिप में ये प्रोग्राम्स होने चाहिए। जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की है, जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकारी अधिकारियों की है और पॉलिटिकल लीडरशिप की भी है, ये भी हमको देखना पड़ेगा। बिकॉज जब हम किसी भी प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाते हैं तो उसके इम्प्लीमेंटेशन के वेरियस लेवल्स होते हैं और उसकी हायरार्की उसी तरह से तय होती है। जो फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन है वो सब इंजीनियर लेवल पे होगा या असिस्टेंट इंजीनियर लेवल पे होगा। उसके बारे में जो फंडिंग मैकेनिज्म है, टेक्निकल सैंक्शन है, वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल पे होगा। जो पॉलिसी ब्रिज गैप जो है वो सपोर्टिंग इंजीनियर, चीफ इंजीनियर तय करेंगे। लेकिन पॉलिसी इसको इम्प्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी हायरार्की में देखते हैं तो वो मंत्री के ऊपर होती है या जो भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, इंक्लूडिंग द मेयर और द सरपंच इंक्लूडिंग, तो उनके ऊपर होती है। तो पॉलिसी वहां तक पहुंचे उसकी जिम्मेदारी उनकी है। और तो इस पूरे में आप देखेंगे कि पॉलिटिकल से लेकर एडमिनिस्ट्रेटिव तक सारी जिम्मेदारियां तय हैं और वो जिम्मेदारी अपनी उनको निभानी होती है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जहां तक इस बात का सवाल है कि नाम बदलने से क्या होगा या कोई हमने सिर्फ नाम दे दिया उससे रिजल्ट आ नहीं रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। असल में मैं इस बात को मानता हूं कि भारत बहुत बड़ा देश है, 140 करोड़ की आबादी हमारी है और इस आबादी में अगर हम आमूलचूल परिवर्तन कुछ करना चाहते हैं तो वो संभव नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो हमारे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसके साथ में हम जितना काम कर सकते हैं उतना करते हैं। गड़बड़ियां भी होती हैं। वाटर क्वालिटी टेस्टिंग बिल्कुल रेगुलरली होना चाहिए। इसके लिए हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक मैनुअल है, सेंट्रल पब्लिक हेल्थ
एनवायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, CPHEO, उसका मैनुअल है। वो मैनुअल, आपको विश्वास नहीं होगा, 600 पेजेस के 3 पार्ट्स है उसमें। और उस मैनुअल में वाटर क्वालिटी टेस्टिंग के ऊपर 22 पेज का एक चैप्टर है। उस 22 पेज के चैप्टर में एक पर्टिकुलर पेज है जिसमें लिखा हुआ है कि आपकी वाटर क्वालिटी टेस्टिंग जो है वो इस तरह से होनी चाहिए कि आपका पूरा शहर या पूरा गांव 30 दिन में कवर हो जाए। हर 10,000 के ऊपर एक सैंपलिंग रोज होनी चाहिए। इंदौर में इस नाते अगर देखा जाए तो कम से कम 30 सैंपल, कम से कम 10 सैंपल रोज लिए जाने चाहिए ताकि 30 दिन में पूरा शहर कवर हो जाए। 300 सैंपल ही चाहिए महीने भर में, लेकिन वो रिप्रेजेंटेटिव सैंपल होने चाहिए, वो नहीं हुआ। और इसी कारण से ये सब चीजें आगे बढ़ती गई और इंदौर में ये दुर्घटना हो गई। अब ये जो हम जन आंदोलन की बात करते हैं या कोई नए कलेवर में पुरानी योजनाओं को प्रस्तुत करने की बात करते हैं, तो उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करें तो सरकार को फायदा होता है। अगर वैल्यू एडिशन हम ये करें कि भाई हम निगरानी का मैकेनिज्म थोड़ा और विस्तृत करेंगे, निगरानी की जो समितियां बनी है उसमें हम जनता को भी शामिल करेंगे। एक सिंपल सी चीज है जो मैनुअल में लिखी हुई है, रिकमेंडेड है, मैंडेटेड नहीं है, रिकमेंडेड है कि आपको जो टेस्ट रिजल्ट है वो जनता तक पहुंचाने हैं। उसमें यह भी लिखा हुआ है कि आप कैसे पहुंचा सकते हैं। आप उनको पहुंचा सकते हैं बिल्स के द्वारा। आपके जो बिल भेजे जाते हैं उसके द्वारा आप वाटर क्वालिटी टेस्टिंग की रिपोर्ट भेज सकते हैं। लेकिन मेरे को नहीं लगता किसी भी नगर निगम ने आज तक ये किया हो कि हमारी वाटर क्वालिटी टेस्टिंग। तो ये जितने भी नए प्रोग्राम बन रहे हैं, जितनी नई योजनाएं आ रही हैं, चाहे वो नए नाम से हो या पुराने नाम से हो, उनमें जो नवाचार की बात हो रही है या जो नए सिस्टम्स को इंक्लूड करने की बात हो रही है, उसमें हमको बेटरमेंट की तरफ जाना चाहिए। तभी जाके ये नई चीजें जो हैं ये सफल हो सकती हैं और तभी जाके नए नाम भी सार्थक होंगे। कुछ नई चीजों को हमको जोड़ना होगा, कुछ पुरानी चीजों को हमको मॉडिफाई करना होगा। टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है। आज से 10 साल पहले हमारे पास में जियो टैगिंग की सुविधा नहीं थी, आज जियो टैगिंग की सुविधा है। कहाँ पर आपके वाटर क्वालिटी सैंपल्स अच्छे आ रहे हैं, कहाँ पे वाटर क्वालिटी सैंपल्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। आज से 10 साल पहले ही जब भारत सरकार में था मैं, तो ये काम थोड़ा सा मुश्किल होता था। आज आपके पास ऐप है जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्टली आपका सब इंजीनियर वहां से रिपोर्ट कर सकता है कि मेरे को इस मकान नंबर से ये सैंपल मिला है जिसकी ये रिपोर्ट है। तो ये इस तरह की जब टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं, हमारे सैटेलाइट्स ऊपर जा रहे हैं, सैटेलाइट्स की बहुत सारी स्टडीज हमारे पास बिल्कुल में है। बिल्कुल तो सुरेंद्र जी, दैट इज जी, द तो मेन टेक्नोलॉजी पॉइंट कि को इतनी यूज सारी जब आधुनिक सुविधाएं हैं फिर मैं बार बार ध्यान आपका उसी और आकर्षित करना चाहूंगी, इंदौर में जो घटना हुई है, जब जी, इतनी सारी सुविधाएं हैं तो इस प्रकार की घटना जब होती है तो गंभीर सवाल यहाँ पे खड़े होते हैं। अब देखिए सरकार ने एक और निर्देश दिया है, 15 फरवरी तक जल स्रोतों की सैंपलिंग की जाएगी और फिर अप्रैल में दोबारा समीक्षा होगी। ठीक है, ये जी। निर्देश यहाँ पर दे दिए हैं और एक टाइम लिमिट यहाँ पर तय कर दी है। तो एक विशेषज्ञ के तौर पर आप मुझे ये बताइए कि टाइमलाइन जो है ये वैज्ञानिक और व्यवहारिक दोनों स्तर पर कितनी पर्याप्त है? व्यवहारिक और वैज्ञानिक रूप से पर्याप्त है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये प्रशासनिक रूप से इसकी जरूरत नहीं थी। इसलिए जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तो होना ही चाहिए। दिस इज यूजुअल बिजनेस, दिस इज नथिंग, मतलब कोई भी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं होता और उसको अलग से कुछ किया जा रहा है। वाटर सैंपलिंग बहुत जरूरी है। मैंने आपको अभी बताया कि रोज आपको 10 सैंपल्स लेना है। इंदौर जैसे शहर में आपको पूरा शहर कवर करना है 30 दिन में, तो ये हमको पहले ही कर लेना चाहिए था। लेकिन अब चूंकि हुआ है तो वो हम आग लगने पे कुआं खोदना जैसी स्थिति हो गई कि अभी जाके सैंपल लो, अभी एनालिसिस करो। और अभी एनालिसिस से कोई फायदा होने वाला इसलिए नहीं है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि ज्यादातर जगहों पे क्लोरीनेशन कर दिया गया है। ज्यादातर जगहों पर प्रिवेंटिव मैकेनिज्म देख के कि भाई यहाँ की सफाई कर लो, इसका क्लोरीनेशन कर दो। तो हमारी जो रूटीन मॉनिटरिंग होती है, रूटीन सर्वेलेंस है, उसका उसका फायदा भी हमको नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जितने भी हमारे ग्राउंड वाटर सोर्सेज है, सरफेस वाटर का मैं अभी बाद में आता हूँ। ग्राउंड वाटर सोर्सेज में 2 सैंपलिंग बहुत जरूरी होती है, एक होती है प्री मानसून और एक होती है पोस्ट मानसून। प्री मानसून होती है मई में, पोस्ट मानसून होती है नवंबर में। और ये हमको बताती है कि हमारे बारिश के पानी से या बारिश के पानी के पहले गर्मियों में हमारी वाटर क्वालिटी में क्या चेंज आ रहा है। वो भी हमारे यहाँ नहीं हो पाती है, ये मैं आपको बता दूं, स्पष्ट बता दूं। तो ये सारी स्कीम्स हैं, गाइडलाइंस हैं, बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं, लेकिन फील्ड में इम्प्लीमेंटेशन बहुत अच्छा नहीं होने से इंदौर जैसी घटनाएं होती हैं। सरफेस वाटर बॉडीज में भी ये निश्चित है कि हमको हर महीने एक सैंपल लेना है कम से कम हर सरफेस वाटर बॉडी का, जहां से भी हम वाटर सप्लाई कर रहे हैं। उसमें भी जो उसके पैरामीटर्स हैं वो फिक्स्ड हैं। आपको आश्चर्य होगा जान के कि बड़ी बड़ी नगर निगम में, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़ी नगर निगम में, अभी कल ही मैं एक बड़ी नगर निगम में गया था, इंदौर नहीं बाहर के, वहां पे मैंने देखा कि जो लैब है उनको पता नहीं था कि माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग क्या।
माइक्रोबायोलॉजिकल को नहीं पता थी, बोले हम नहीं करते सर। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग नहीं होगी तो आपको कभी भी कॉलेरा के या डिसेंट्री के या कोई भी इकोलाई या कोई कोई वायरस बैक्टीरिया आपको पकड़ में नहीं आएंगे। आपको खाली टीडीएस, पीएच, ईसी, सल्फेट, क्लोराइड ये नापने से फर्क नहीं पड़ेगा। जो बैक्टीरियल कंटेमिनेशन आता है शहरी क्षेत्रों में, उसकी जांच बहुत जरूरी है। तो ये जो सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं उसमें आप ये जरूर देखिएगा और पूछिएगा, क्योंकि पूछना आपका काम है। आप पूछिएगा कि इसमें आपने माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के पैरामीटर्स दिए हैं कि नहीं दिए। माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के लिए जिस तरह से सैंपलिंग बॉटल दी जाती है सभी को, वो दी है कि नहीं दी है। तो सैंपल्स ठीक से आ जाए लैब में और 4 दिन बाद उसके रिजल्ट हमको मिले और पारदर्शिता से मिले, इसको किसने सुनिश्चित किया है, ये पूछना पत्रकारों का काम है। मेरे ख्याल से आपको ये प्रश्न पूछना चाहिए जितने भी सरकारी अधिकारी हैं कि भाई हमको पैरामीटर्स कौन कौन से टेस्ट करने। सैम्पलिंग करना, टेस्टिंग करना, ये बड़े अच्छे बज़वर्ड्स हैं, बड़े फैशनेबल वर्ड्स हैं कि भाई हमने सैम्पलिंग की, हमने टेस्टिंग की, लेकिन क्या टेस्टिंग किया। उसी तरह से क्लोरीन, जी, तो उसी तरह से क्लोरीनेशन है, उसमें हम डाल दें क्लोरीन, हमने डाल दिया, लेकिन आपकी टंकी में क्लोरीन डाला है, आपकी टंकी से पानी सप्लाई हो रहा है 2.5 किलोमीटर तक, तो 2.5 किलोमीटर पे टेल एंड पे जिसका घर है वहां पे क्लोरीन की मात्रा कितनी है ये किसी ने नापा जाके? नहीं नापा। ये टंकी पे ही नापा है, टेल एंड पे जाके किसी के घर में नहीं नापा कि रेसिडुअल क्लोरीन वहां पर है कि नहीं। अगर वहां पर रेसिडुअल क्लोरीन नहीं है तो पानी में बैक्टीरिया मारने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। तो बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। बहुत सारी चीजें हैं शाइनी जिनको जी आपके तकनीकी रूप पास से आना चाहूंगी। सारे साइंटिफिक रीजंस जो है सारे सोदेंद्र जी ने बहुत अच्छे से समझाए हैं। जन भागीदारी की अगर सरकार बात करिए तो उस पर मैं फिर से आना चाहूंगी। जमीनी स्तर पर अगर हम बात करें तो पंचायतों और नगरीय निकायों को अक्सर संसाधन और अधिकार दोनों की यहाँ पर कमी रहती है। अब इस प्रकार के अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, ये अभियान फिर कितना प्रभावी हो पाएगा अगर इस प्रकार की अगर कमी यहाँ पर महसूस की जाएगी तो? साक्षी जी देखिए, मैं तो ये मानती हूँ ना संसाधन की कमी है ना संचार की कमी है, इस तरह की कोई कमी नहीं, सिर्फ लापरवाही है। जैसे अभी शर्मा जी ने इतने अच्छे से समझाया है चीजों को, और मुझे जहां तक इससे समझ आता है, एक तरफ ये है कि मतलब ना सिर्फ अधिकारी, इवन पॉलिटिशियंस जो है पंचायत लेवल से लेकर इनको रेस्पॉन्सिबल होना चाहिए पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन के लिए। और जब भी कोई इस तरह के हादसा होता है, आप देखिए कि सिर्फ अधिकारियों को हटाया जाता है, कोई एक लोअर लेवल का अधिकारी हटा देंगे, एक ई के लेवल का हटा देंगे और उनका काम पूरा हो जाता है। लेकिन ये नहीं, इससे नहीं होगा। आप जो जन प्रतिनिधि है, जैसे आपने कहा कि जन भागीदारी होनी चाहिए, उसी तरह से जो जन प्रतिनिधि है उनको भी जाके हर जगह मॉनिटर का, अगर जैसे किसी चीज का टेस्टिंग नहीं हो रहा है वहां पे, तो ये चीज कौन जनता के सामने लाएगा? जन प्रतिनिधि है, उन्हीं का काम है ये। तो इस तरह की चीजों को मॉनिटर करना। और हमारे यहाँ जनसंख्या हमारे यहाँ इतना है, यंगस्टर्स इतने हैं, आप किसी को जहां चाहे वहां पे आप काम पे लगा सकते हो कलेक्शन करने का या उसका टेस्टिंग करने के लिए। और ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। एक माइक्रोबायोलॉजी अगर टेस्ट करना है, माइक्रोवेव्स उसमें है कि नहीं है, तो इसमें आपको कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सिंपल टेस्ट होता है। तो अगर हम इस तरह से हम अपने लोगों को ट्रेन नहीं कर सकते, अगर वहां पर उनको यही नहीं पता है कि किस तरह से माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट हो सकता है, तो ये तो काफी निंदनीय बात है। अगर आज भी हम इस चीज पे नहीं पहुंच पाए, हम बोल रहे हैं सैटेलाइट से हम देख लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, और जो बेसिक जो चीजें हैं वो ही हमारे यहाँ पे नहीं है, वहां पे सक्षम ही नहीं है, स्किल ही नहीं डेवलप किया हमने, तो हम ये सब योजनाएं बनाने से क्या फायदा? मेरा सिर्फ यही मानना है कि अगर हमें करना है तो हमें बिल्कुल डेडिकेशन के साथ करना होगा। जल एक ऐसी चीज है जहां जो मतलब जीवन देता है इंसान को, तो उसमें लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आज ये हादसा हो गया तो हम यहाँ पे जागरूक हो गए, कुछ महीने बाद फिर इसमें सुस्त हो जाएंगे, फिर कोई हादसा होगा, फिर एकदम हम जागरूक हो जाएंगे, फिर हम बोलेंगे हम ये टेस्ट कर रहे हैं, वो टेस्ट कर रहे हैं, और फिर उसके बाद फिर ठंडे बस्ते पे चला जाएगा। तो ये एक मतलब कंटिन्यूटी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए चीजों के लिए, और एक पारदर्शिता के साथ इस पे काम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल शाइनी जी, बहुत सही बात आपने कही है कि सारी चीज़ें एकदम ठंडे बस्ते में नहीं चली जानी चाहिए। अगर इस प्रकार के अभियान यहाँ पर चलाए जा रहे हैं तो उनका समय समय पर मॉनिटरिंग यहाँ पर होनी चाहिए, किस प्रकार से काम चल रहा है, कौन अधिकारी कितनी जिम्मेदारी से अपना काम कर रहा है, और जनप्रतिनिधि को जो जिम्मेदारी दी गई है वो काम कर रहे हैं कि नहीं। जन भागीदारी की तो ठीक है बात कही है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी है उनको अपनी जिम्मेदारी पहले समझनी होगी। ठीक है, बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार का यहाँ पर अभियान अब सरकार शुरू करने जा रही है, स्वच्छ जल अभियान। देखिए, जल ही जीवन है और स्वच्छ जल जो है वो एक बेसिक नीड होती है हर इंसान की, और उसी में अगर कुछ समस्या आएगी,
इंदौर जैसी अगर समस्या वापस से हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये भी एक बड़े इस प्रकार की जब लापरवाही होती है, सवाल यहाँ पर खड़े होते हैं। स्वच्छ जल अभियान शुरू कर रही है सरकार, बहुत सराहनीय प्रयास है। अब इसमें अब जिम्मेदार अधिकारी जो है अपनी कितनी जिम्मेदारी यहाँ पर निभाते हैं और इस अभियान का, योजना का जो क्रियान्वयन है वो ग्राउंड लेवल पर कितना सकारात्मक होता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बन रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें swedeshlive.com।